हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल लर्न परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 12 टेंस होते हैं। उसमें से ऑलरेडी हमने 11 टेंस सीख लिए हैं। आप मेरे चैनल पे जाके 11 के 11 टेंस के वीडियोस है वो पार्ट टू पार्ट देख सकते हो। तो आज से हमें स्टार्ट करना है हमारे 12वें नंबर का टेंस, यानी कि लास्ट टेंस, परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मीनिंग क्या होता है कि फ्यूचर में यानी कि भविष्य में पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम चालू होने वाला है। वो काम कितने टाइम तक चालू होगा वो भी हमें दिया होगा, और वो काम कितने टाइम में फिनिश होगा वो भी हमें दिया होगा। उसे हम कहेंगे परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, हमने 11वें नंबर के टेंस में क्या देखा था? 11वें नंबर का टेंस हमारा था परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस में हमने देखा था कि भूतकाल में कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हमारा चालू हुआ था। वो काम कुछ टाइम तक, कुछ समय तक चालू था, और वो काम कुछ समय होने तक फिनिश भी हो चुका था, यानी कि काम के शुरू होने का टाइम और फिनिश होने का टाइम भी दिया गया था। तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस। भूतकाल में ही कोई काम शुरू होके खत्म हो चुका था, उससे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस कहेंगे। आज हमें देखना है परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके, परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी कि भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे काम शुरू होके फिनिश हो जाएगा, तो हमारा शुरू होने का टाइम और फिनिश होने का टाइम दोनों दिया होता है, उसे हम कहेंगे परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेम है टेंस का, कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, उसके नेम को हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेम, जो टेंस का नेम है कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस, वो क्या कहना चाहता है। देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, यानी कि एक टेंस हमें दिया गया है कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का मीनिंग क्या होता है कि भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम हमारा चालू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि कल सुबह 10 बजे मैं होमवर्क कर रही होंगी, यानी कि कल सुबह 10 बजे मेरा होमवर्क करने का काम चालू होगा। ओके, हमें पर्टिकुलर टाइम दिया गया है कि फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ये काम चालू होगा। ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। मैंने आपको कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस सिखा दिया है। और दूसरा क्या दिया गया है? परफेक्ट फ्यूचर टेंस। परफेक्ट फ्यूचर टेंस यानी कि पूर्ण भविष्य काल। परफेक्ट फ्यूचर टेंस में हमने क्या देखा था कि भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा काम फिनिश हो चुका होगा, यानी कि अगर मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि कल सुबह 11 बजे मेरा होमवर्क हो चुका होगा। ओके, तो उसको क्या कहेंगे कि भविष्य में कोई पर्टिकुलर टाइम पे मेरा काम खत्म हो चुका होगा। 11 बजे मेरा होमवर्क करने का काम खत्म हो चुका होगा। तो कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में हमने क्या देखा चालू भविष्य काल में कि 10 बजे मेरा होमवर्क मैं कर रही होंगी, और परफेक्ट फ्यूचर टेंस में क्या देखा कि 11 बजे मेरा होमवर्क फिनिश हो चुका होगा। लेकिन अब मैं ऐसा कहूँ कि कल सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक मेरा होमवर्क करने का काम चालू होगा। 10 बजे से लेके 11 बजे तक मैं होमवर्क करूंगी। तो उसमें क्या दिया गया है कि काम शुरू होने का भी टाइम दिया गया है, कितने समय तक वो काम होगा वो भी दिया गया है, और कब खत्म होगा वो भी दिया गया है। यानी कि 10 बजे होमवर्क स्टार्ट होगा, 11 बजे खत्म होगा, 10 से 11 बजे मेरा होमवर्क करने का काम है वो चालू होगा। यानी कि काम शुरू होने का समय, काम फिनिश होने का समय, और काम कितने समय तक चालू होगा, वो तीनों पीरियड हमें दिए गए हो, तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू रिफर द एक्शन। ऐसा काम दिखाता है, ऐसा काम रिफर करता है विच विल स्टार्ट इन द फ्यूचर, जो भविष्य में शुरू होगा। विल बी कंटिन्यूइंग फॉर सर्टेन टाइम, वो कोई पर्टिकुलर समय पे, निश्चित समय पे चालू रहेगा। एंड ऑल्सो कंप्लीट इन फ्यूचर इन सर्टेन टाइम, एंड भविष्य में कोई निश्चित समय पे वो कंप्लीट भी हो जाएगा, फिनिश भी हो जाएगा। ओके, यानी कि काम स्टार्ट कब होगा, कितने समय तक वो रहेगा काम, और कब फिनिश होगा, तीनों पीरियड हमें दिए गए हो, तो हम उसे कहेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब देखते हैं आगे।
इसमें हमें जैसे कि हमने हर टेंस में 3 चीज़ें देखी थी, यूजेस ऑफ टेंस, कीवर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। ये 3 चीज़ें हमने हर टेंस में देखी है। तो इसमें भी हमें सबसे पहले स्टार्ट करना है यूजेस ऑफ टेंस। यूजेस ऑफ टेंस का मीनिंग क्या होता है कि टेंस का यूज़ कब होगा और किस टाइप के सेंटेंसेस इस टेंस में यूज होंगे। दूसरा दिया गया है कीवर्ड्स कनेक्टेड विद टेंस। ऐसे कौन से कीवर्ड, ऐसा कौन सा वर्ड सेंटेंस में दिया गया है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन सा टेंस है। ओके, ऐसा कोई ना कोई वर्ड हमें सेंटेंस में दिया गया होगा कि ये परफेक्ट टेंस है या फिर सिंपल टेंस है या फिर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, थर्ड दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस यानी कि जो सेंटेंस हमें दिया गया है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा, कौन से वर्ड की प्लेस कहाँ पे होगी, उस वर्ड का क्या नेम है। ओके, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूजेस ऑफ टेंस। यूजेस ऑफ टेंस में पहला रूल क्या दिया गया है कि एक्शन विल स्टार्ट इन फ्यूचर एंड कंप्लीट इन सर्टेन टाइम, यानी कि जो काम है वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कंप्लीट इन सर्टेन टाइम, कोई निश्चित समय पे वो फिनिश हो जाएगा। ओके, तो हमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है देखना है। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, बाय द एंड ऑफ द मंथ आई विल हैव बीन स्टार्टिंग योगा क्लासेस फॉर 3 months। बाय द एंड ऑफ द मंथ यानी कि मंथ के खत्म होने तक, मंथ के खत्म होने तक आई विल हैव बीन स्टार्टिंग योगा क्लासेस फॉर 3 months। मैं 3 महीने के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। यानी कि कब स्टार्ट करने वाला हूँ, बाय द एंड ऑफ मंथ, ये मंथ के खत्म होने तक। ओके, मंथ के खत्म होने के बाद मैं 3 महीने के लिए, कितने टाइम के लिए, 3 महीने के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें दी गई है कि काम स्टार्ट कब होगा, बाय द एंड ऑफ मंथ, मंथ के खत्म होने के बाद। ओके, और कितने समय तक स्टार्ट होगा वो काम, फॉर 3 months, 3 महीने तक वो काम होगा। तो यानी कि हमें काम शुरू होने का समय, कितने समय तक वो काम रहेगा वो भी दिया है, और कब खत्म होगा, 3 मंथ के बाद वो योगा क्लासेस फिनिश हो जाएंगे। तो हमें तीनों समय यहाँ पे दिए गए हैं, इसीलिए हम कहेंगे कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस। मंथ के खत्म होने तक मैं 3 महीने के लिए योगा क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, सेकंड, आई विल हैव बीन स्टडिंग इन मुंबई फॉर 5 years आफ्टर दिस वीक। आफ्टर दिस वीक यानी कि ये हफ्ते के बाद, इस वीक के बाद मैं 5 साल के लिए मुंबई में स्टडी करने वाला हूँ। यानी कि इस हफ्ते के बाद, स्टार्टिंग पीरियड दिया गया है, इस हफ्ते के बाद मेरा काम शुरू हो जाएगा। कितने समय तक वो काम होगा, 5 साल तक, यानी कि इस हफ्ते के बाद मैं 5 साल के लिए मुंबई में स्टडी करने वाला हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, when he finishes his college he will have been staying for training for some years। क्या कहा गया है, when he finishes his college, जब वो अपनी कॉलेज खत्म करेगा, he will have been staying for training for some years, वो कुछ सालों के लिए वहां पे ट्रेनिंग के लिए रहेगा, वहां पे ट्रेनिंग के लिए रुकेगा। यानी कि जब वो कॉलेज खत्म करेगा तब वो कुछ सालों के लिए ट्रेनिंग के लिए वहीं पे रुकेगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पीरियड कौन सा दिया गया है, कॉलेज फिनिश होने के बाद, जब वो कॉलेज फिनिश करेगा तब उसका कौन सा काम स्टार्ट होगा, ट्रेनिंग का। ओके, कितने टाइम तक, फॉर सम इयर्स, कुछ सालों के लिए, यानी कि काम शुरू होने का समय भी दिया गया है और काम फिनिश होने का समय भी दिया गया है, और कितने समय तक वो काम रहेगा वो भी हमें दिया गया है। कब तक रहेगा, सम इयर्स, कुछ सालों के लिए, यानी कि कॉलेज फिनिश होगी तब से लेके कुछ सालों के लिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी टू थिंक दैट माई पेरेंट्स will have been flying to London for 4 hours by this time tomorrow। ओके, by this time tomorrow यानी कि कल इस समय तक, आई एम हैप्पी टू थिंक दैट, मैं ये सोच के खुश हूँ कि
माई पेरेंट्स विल हैव बीन फ्लाइंग टू लंदन, मेरे पेरेंट्स है, मेरे माता पिता है, वो लंदन के लिए उड़ रहे होंगे। अब देखिए हैव बीन फ्लाइंग, फ्लाइंग टू लंदन यानी लंदन के लिए उड़ना, मतलब वो बर्ड्स जैसे उड़ना नहीं, पंछी के जैसे उड़ना नहीं। कहने का मतलब ये कि लंदन के लिए वो ट्रैवल कर रहे होंगे। ओके, फ्लाइंग टू लंदन फॉर 4 आवर्स, 4 आवर्स, 4 घंटों के लिए। मैं ये सोच के खुश हूँ कि कल इस समय पे मेरे पेरेंट्स 4 घंटों के लिए लंदन के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। ओके, तो काम शुरू होने का टाइम कौन सा दिया गया है? कल इस समय पे, टुमारो। ओके, कल इसी टाइम पे, अगर अभी 7 बजे है तो कल कल भी 7 बजे ही है, अगर आज 6 बजे है तो कल के 6 बजे। ओके, तो इसी टाइम पे कल 4 घंटों के लिए वो लंदन के लिए ट्रैवल करेंगे। तो समय कौन सा समय दिया है? काम शुरू होने का समय दिया है टुमारो, एंड फिनिश होने तक 4 आवर्स तक, यानी कि 4 आवर्स तक ट्रैवल करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो काम शुरू होने का समय भी दिया गया है, काम फिनिश होने का भी समय दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ वंस आई सिट फॉर राइटिंग द आर्टिकल, अगर मैं एक बार आर्टिकल लिखने के लिए बैठ गई तो, या फिर बैठ गया तो, आई विल हैव बीन राइटिंग ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर मोर देन 2 आवर्स, तो मैं मोर देन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों से भी ज्यादा, मोर देन 2 आवर्स, तो मैं 2 घंटों से भी ज्यादा डिफरेंट टॉपिक्स, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक पे लिखता ही रहूंगा। अगर मैं एक बार आर्टिकल लिखने बैठ गया तो मैं 2 घंटों से भी ज्यादा अलग अलग टॉपिक पे लिखता ही रहूंगा। यानी कि क्या कहा गया है? अगर मैं लिखने बैठा तो वो जब भी, भले मैं जब भी लिखने बैठू, आज बैठू, कल बैठू, अभी बैठू, जब भी लिखना मैं स्टार्ट करूंगा, लिखने के लिए बैठूंगा, तब से लेके 2 घंटे से ज्यादा मैं अलग अलग टॉपिक पे लिखूंगा। यानी कि उसका काम 2 घंटे से ज्यादा, फिनिश होने में 2 घंटे से ज्यादा लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीना विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स कंटिन्यूअसली बाय द एंड ऑफ द डे। क्या कहा गया है? कि रीना विल हैव बीन वर्किंग फॉर 10 आवर्स, 10 घंटों के लिए काम करेगी कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली यानी कि कंटिन्यू 10 घंटे तक, बीच में ब्रेक नहीं लेगी, कंटिन्यू 10 घंटे तक काम करेगी। कब करेगी? बाय द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने तक, यानी कि दिन खत्म होने तक वो 10 घंटों तक काम करेगी। यानी कि दिन भी खत्म हो जाएगा और उसके 10 घंटे भी फिनिश हो जाएंगे। रीना है, वो दिन खत्म होने तक कंटिन्यू 10 घंटों तक काम करती रहेगी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, बाय द टाइम यू सर्च फॉर जॉब फॉर मी, जब तक तुम मेरे लिए जॉब ढूंढोगे, आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर फ्यू वीक्स हियर, तब तक मैं कुछ हफ्तों के लिए यहीं पे काम करता रहूंगा, यहीं पे काम करूंगा। ओके, जब तक तुम मेरे लिए जॉब ढूंढोगे तब तक मैं कुछ हफ्ते तक यहीं पे काम करता रहूंगा। ओके, कौन सा समय दिया गया है? एक तो हमें काम फिनिश होने का समय कौन सा दिया गया है? फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए मैं काम करूंगा। और कब छोड़ूंगा? जब तक तुम मेरे लिए दूसरी जॉब ढूंढोगे, यानी कि जब तुम मेरे लिए दूसरी जॉब ढूंढोगे मैं ये काम छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक मैं कुछ हफ्तों के लिए यहीं पे काम करूंगा। ओके, फ्यूचर टेंस डिनोट करता है, फ्यूचर में फिनिश होने का टाइम भी दिया गया है, और काम कब तक रहेगा वो भी दिया गया है। कुछ हफ्तों तक मेरा काम चालू रहेगा, और जब जॉब मुझे नहीं मिलेगी, जब तुम मुझे नई जॉब ढूंढ के दोगे, तब मैं ये काम छोड़ दूंगा। फिनिश होने का टाइम भी दिया गया है, नई जॉब ढूंढने तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 8वें नंबर का, इन दिस होली we will have been cleaning the house all day after enjoying this festival। ओके, क्या कहा गया है? इन दिस होली, इस होली में, we will have been cleaning the house all day, हम पूरा दिन तक घर साफ करते रहेंगे। फिर क्या कहा गया है? आफ्टर एंजॉइंग दिस फेस्टिवल, ये त्योहार एंजॉय करने के बाद, यानी कि ये त्योहार सेलिब्रेट करने के बाद, इस होली में हम पूरा दिन घर की साफ सफाई करते रहेंगे। ओके, काम स्टार्ट कब होगा? फेस्टिवल एंजॉय होने के बाद। कौन सा काम स्टार्ट होगा? घर को क्लीन करने का काम। और कब तक वो काम फिनिश नहीं होगा? पूरा दिन तक
साफ सफाई चलती रहेगी, यानी कि दिन खत्म होने तक दिन भी खत्म हो जाएगा और हमारा काम भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो काम स्टार्ट होने का पीरियड भी दिया गया है और फिनिश होने का पीरियड भी दिया गया है। ओके, और कब तक वो काम चालू रहेगा वो भी हमें दिया गया है कि कब तक रहेगा, ऑल डे, पूरा दिन रहेगा। ओके, चलिए, तो ये था हमारा कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल, जिसमें हमें अलग अलग टाइप्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स कनेक्टेड विथ टेंस, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स सेंटेंस में दिए गए हो जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस है। तो ऐसे कौन से वर्ड आ सकते हैं? बाय द नेक्स्ट ईयर, बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट डे, यानी कि इस दिन के बाद, इस महीने के बाद, इस साल के बाद। ओके, बाय द टाइम, समय होने तक। बाय द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल खत्म होने के बाद, मंथ खत्म होने के बाद, दिन खत्म होने के बाद। मंथ खत्म होने मंथ खत्म होने तक, साल खत्म होने तक और दिन खत्म होने तक। ओके, दोनों हो सकता है। हाउ लॉन्ग, यानी कि कितने समय तक। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें कौन से कीवर्ड्स दिए गए थे, देखते हैं हम। पहले दिया गया है बाय द एंड ऑफ द मंथ, मंथ खत्म होने तक। फिर दिया गया है आफ्टर दिस वीक, इस हफ्ते के बाद। फिर दिया गया है, इसमें कौन से कीवर्ड्स दिए गए हैं कि यहाँ पे दिया गया है फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए। ओके, फिर दिया गया है फॉर बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। ओके, फिर दिया गया है मोर देन 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल में दिया गया है बाय द एंड ऑफ द डे। ओके, फिर सेवंथ में क्या दिया गया है? फॉर फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों के लिए। ओके, बाय द टाइम, ये भी चलेगा, बाय द टाइम, इस समय तक, कुछ हफ्तों के लिए। फिर दिया गया है ऑल डे, पूरा दिन। ओके, तो इस इन सारे एग्जाम्पल्स में कोई ना कोई हमें कीवर्ड्स दिए गए हैं। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि वाक्य की रचना। वाक्य की रचना का मतलब क्या होता है कि सेंटेंस बनाना। सेंटेंस कैसे बनता है? एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ के, एक से ज्यादा वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बनता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि आइए मीटिंग, मैं खाना खा रही हूँ। ओके, तो उसमें आई की प्लेस फिक्स है कि आई को हमें फर्स्ट नंबर पे ही रखना है। एम की प्लेस फिक्स है सेकंड नंबर पे, ईटिंग की प्लेस फिक्स है। ओके, तो वहां पे अगर मैं आपको ऐसा कहूँ, आई की जगह पे ईटिंग रख दूं और ईटिंग की जगह पे आई रख दूं, आई एम ईटिंग की जगह पे मैं ऐसा बोलूँ कि ईटिंग एम आई, तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं बनेगा, वो हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो उसे उसको हमें स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस में सीखना है कि कौन से वर्ड की प्लेस कहाँ पे होगी और कौन से वर्ड को क्या नाम दिया जाए। ओके, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। इन शॉर्ट, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा शब्दों को जोड़ के सेंटेंस को बनाना। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन टेंस। ओके, जो टेंस हमारा दिया गया है, अभी हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस में जो सेंटेंस हम अभी देखेंगे, उस सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसर्टिव सेंटेंस, और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस टोटल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है एसर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस यानी कि विधान वाक्य, और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य। अब देखिए, एसर्टिव सेंटेंस यानी कि विधान वाक्य में भी दो सब टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव यानी कि हकार वाक्य और नेगेटिव यानी कि नकार वाक्य। ओके, उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी दो टाइप के सब टाइप्स होते हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, हकार और नकार। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस यानी कि विधान वाक्य। ओके, उसमें हकार और नकार देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, I will have been working in office
फॉर 5 इयर्स। ओके, इसमें क्या कहा गया है कि मैं 5 सालों के लिए ऑफ़िस में काम कर रहा हूँगा या फिर ऑफ़िस में काम करूँगा, तो 5 सालों के बाद मैं ऑफ़िस में काम नहीं करूँगा, इसका मतलब ये होता है। फिलहाल हम कंटीन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस देख रहे हैं, इसीलिए उसी टेंस के हिसाब से भी हम एग्ज़ाम्पल लेंगे। ओके? सबसे पहला सेंटेंस है वो हकार वाक्य है, मैं 5 सालों के लिए ऑफ़िस में काम कर रहा हूँगा। फिर आएगा आई विल नॉट हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 इयर्स। मैं 5 सालों के लिए ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हैव के बाद नॉट लगा दिया, हैव और बीन के बीच में क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। इसीलिए ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकार वाक्य। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे हो गए एफर्मेटिव और नेगेटिव विधान वाक्य में। फिर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य। उसमें पहला है हकार। अभी अब हमें किसका इंट्रोगेटिव करना है, ये जो फर्स्ट एग्जांपल है कि मैं 5 सालों तक ऑफिस में काम कर रहा हूँगा, उसका हमें इंट्रोगेटिव करना है। उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मैं 5 सालों तक ऑफिस में काम कर रहा हूँगा? तो विल आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 इयर्स? हमने क्या किया, आई विल और विल आई की प्लेस को एक्सचेंज कर दिया। आई और विल की प्लेस को एक्सचेंज करके हमने क्या किया, आई और विल को एक दूसरे की प्लेस पे रख दिया, यानी कि विल की जगह पे आई आ गया और आई की जगह पे विल आ गया। तो इसीलिए वो हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए ये जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका इंट्रोगेटिव करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या देखा था, मैं 5 सालों तक ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा। उसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या मैं 5 सालों तक ऑफिस में काम नहीं कर रहा हूँगा? तो उसका कुछ इस तरह से सेंटेंस बनेगा, विल आई नॉट हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 इयर्स? आई विल की प्लेस को एक्सचेंज करके हमने विल आई कर दिया। तो इस तरह से एक ही टेंस में हमने एक ही टाइप के सेंटेंस को कितने तरीके से लिखे, 4 तरीके से लिखा। ओके, ये हमारा ऑफिस में वर्क करने का जो काम है, उस सेंटेंस को हमने कितने टाइप में लिखा, 4 टाइप में लिखा। अब देखिए ये चारों जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, वो हमने लिखे हैं एक्टिव वॉइस में, यानी कि कर्तरी वाक्य। इन चारों सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। पैसिव वॉइस यानी कि कर्मणी वाक्य। अब देखिए कर्तरी वाक्य का मीनिंग क्या होता है, मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ कि मैं 5 साल तक ऑफिस में काम करूँगा और इसे मुझे पैसिव वॉइस में बोलना है, तो मैं कैसे बोलूँगी कि मेरे द्वारा 5 सालों तक ऑफिस में काम किया जाएगा। लेकिन ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर टेंस है उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा, इसीलिए हम हमें सिर्फ इसको एक्टिव वॉइस में ही लिखना है, पैसिव वॉइस में नहीं लिखना है। इसका पैसिव वॉइस होगा ही नहीं। ओके, कितने टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होगा, जितने भी कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस है, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, इन चारों टेंस का पैसिव वॉइस होगा नहीं, उनका सिर्फ एक्टिव वॉइस होगा। तो उसी तरह से इस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं होगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट फ्यूचर टेंस का हमें सिर्फ एक्टिव वॉइस देखना है। ओके, तो एक सेंटेंस को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं, एक सेंटेंस के 4 टाइप बन सकते हैं। अब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या, कि मैंने ये सेंटेंस बनाया है आई विल हैव बीन वर्किंग, तो उसमें आई की प्लेस कहाँ पे है, विल हैव बीन की प्लेस कहाँ पे है, वर्किंग की प्लेस कहाँ पे है और उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम देखेंगे स्ट्रक्चर में। एक्टिव वॉइस देख लेते हैं, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब देखिए सेंटेंस में जो हमें काम दिखाया गया है उस काम को करने वाला कोई ना कोई तो पर्सन होगा ही होगा, बिना पर्सन का ऐसे ही खुद में खुद काम नहीं हो जाएगा, उस काम को करने वाला कोई ना कोई पर्सन होगा, तो उसको कहेंगे हम सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ओके, उसके बाद परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर टेंस के हिसाब से हमें लगाना है ऑक्सिलरी के फॉर्म्स, यानी कि विल हैव बीन। ये तीनों ऑक्सिलरी के फॉर्म है, यानी कि टू बी के फॉर्म है, तो विल हैव बीन लगाना है साथ में। उसके बाद लगाना है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब। यहाँ पे मैंने वर्क लिया है तो वर्क का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, वर्किंग होगा। उसी तरह से आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैं चाहे मैं
चाय पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ? चाय पी रहा हूँ, तो चाय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। उसी तरह से ऑब्जेक्ट यानी कर्म, और उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कीवर्ड्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, ओके। तो अब देखिए, ये जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, उसको हम ये जो आई विल हैव बीन वर्किंग वाला सेंटेंस है उसके साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले दिया गया है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो मैंने क्या लगाया यहाँ पे? आई यानी मैं, जो भी काम करने वाला पर्सन है वो आई। उसके बाद विल हैव बीन, तो मैंने लगा दिया विल हैव बीन। उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्किंग, वर्क का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? वर्किंग यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। कोई भी वर्ब होता है उसके 4 फॉर्म होते हैं। मेन फॉर्म है वर्क, ओके। उसका पास्ट टेंस क्या होगा? वर्कड, WORKED। उसका पास्ट पार्टिसिपल भी वर्कड होगा, WORKED। उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्तमान कृदंत क्या होगा? वर्किंग, ओके। तो टोटल वर्ब के 4 फॉर्म हो सकते हैं, ओके। फिर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, ओके। तो हमने स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर आएगा अदर वर्ड्स, इन ऑफिस फॉर 5 years। तो ये हमारे अदर वर्ड्स में आ गया। ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मैं काम कर रहा, मैं काम करूंगा, लेकिन मैं क्या काम करूंगा वो हमें नहीं दिया गया है, इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। तो आई विल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 5 years, इसको हमने एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के हिसाब से कंपेयर कर लिया। तो उसी तरह से हमें सेंटेंस को बनाना है। सेंटेंस में सबकी प्लेस फिक्स है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा विल हैव बीन, फिर आएगा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन आएगा अदर वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट दिया गया है द पेसिव वॉइस, द पेसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेंस इज नॉट पॉसिबल, इसका पेसिव वॉइस नहीं होगा, ओके। चलिए, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट वाइज टेबल, जो मैं हर टेंस में दिखाती हूँ और इसमें भी दिखाऊंगी, ओके। तो सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट वाइज टेबल में सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। अब देखिए, पिछली स्लाइड में हम देख लेते हैं कि मैं मुझे आपको सब्जेक्ट वाइज टेबल में क्या दिखाना है। तो मैंने आपको क्या कहा? कोई ना कोई काम करने वाला पर्सन हमें सेंटेंस में दिया गया होगा। यहाँ पे कौन ऑफिस में वर्क कर रहा होगा? मैं करूंगी। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार मैं ही काम करूंगी, सब्जेक्ट मैं ही हूँ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं काम ना करूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर आप नहीं है तो कोई तीसरा पर्सन भी काम कर सकता है। अगर वो तीसरा पर्सन एक से ज्यादा है तो वो लोग भी काम कर सकते हैं। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो मैं एक नहीं हूँ, एक से ज्यादा हूँ, तो हम लोग भी काम कर सकते हैं, ओके। तो उसी तरह से ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट दिया गया हो। तो उस तरह से कितने सब्जेक्ट मैक्सिमम है हम ले सकते हैं, उसे हमें सब्जेक्ट वाइज टेबल में देखना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जांपल। आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास फॉर 3 hours आफ्टर ब्रेक, ओके। क्या कहा गया है कि आई विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास फॉर 3 hours आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद मैं 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रही होंगी, यानी कि काम के स्टार्ट होने का पीरियड कौन सा दिया गया है? ब्रेक के बाद। मेरा काम कब स्टार्ट होगा? ब्रेक के बाद। कितने टाइम तक रहेगा वो काम? फॉर 3 hours, 3 घंटों तक। यानी कि काम के स्टार्ट होने का पीरियड भी दिया गया है और फिनिश होने का पीरियड भी दिया गया है। तो ये हमारा हो गया एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस का एग्जाम्पल। अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन सा दिया गया है? काम करने वाला पर्सन कौन सा दिया गया है? आई वो करता है, ओके। तो मैं ब्रेक के बाद 3 घंटों तक इस क्लास में पढ़ा रही होंगी, ओके। तो हमने कौन सा सब्जेक्ट लिया? आई। अब देखिए, अगर मैं मेरे ही बारे में बात कर रही हूँ और मैं एक ही हूँ, एक से ज्यादा नहीं हूँ, तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। यानी कि आई को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहेंगे। अब हम देखते हैं कि आई की जगह पे हम कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं। आई क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ओके। फिर हम लेते हैं वी विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास फॉर 3 hours आफ्टर ब्रेक। यानी कि ब्रेक के बाद मैं 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रहा,
हम 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रहे होंगे। इसमें क्या दिया गया है? वी यानी हम लोग। अगर हम लोग एक से ज़्यादा है, तो हम उसे वी कहेंगे और वी होगा सेकंड पर्सन प्लूरल। ओके, प्लूरल यानी बहुवचन, एक से ज़्यादा। तो आई का प्लूरल क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सॉरी, यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा। ओके, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और उसका फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा? वी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यू। अगर मैं तुम्हारे में बारे में बात कर रही हूँ और तुम लोग एक वचन हो यानी कि सिंगुलर हो, तुम एक ही हो, तो मैं उसे कहूंगी यू, तुम। यू विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास फॉर 3 hours आफ्टर ब्रेक। तुम ब्रेक के बाद 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रहे होंगे, यानी कि तुम। तो ये यू है वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन सिंगुलर। ओके, सिंगुलर यानी एक वचन। अब तुम लोग अगर एक से ज्यादा हो, तो मैं क्या कहूंगी? यू। यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होगा। तुम लोग ब्रेक के बाद 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रहे होंगे। ओके, तो यू क्या हो गया? सेकंड पर्सन प्लूरल। तुम लोग एक से ज्यादा हो, इसीलिए यू का प्लूरल यू ही होगा। अब देखिए, जैसे आई का प्लूरल वी होता है, वैसे यू का कोई अलग से प्लूरल नहीं होता है। यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों ही सेम आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर मैं आप मेरे भी बारे में बात नहीं कर रही हूँ और अगर मैं तुम्हारे भी बारे में बात कर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो तीसरा पर्सन एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, तो मैं उसे क्या कहूंगी? ही, शी या फिर इट। अगर लड़का हो तो ही, लड़की हो तो शी, और लड़का और लड़की यानी कि पर्सन के अलावा कोई और चीज हो या फिर एनिमल हो या फिर और कुछ भी हो, तो हम उस पे हम इट का यूज करेंगे। ओके, मेल हो तो ही, फीमेल हो तो शी, तो उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही, शी और इट तीनों किस में आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर। वो ब्रेक के बाद 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रहा होगा। ओके, या फिर पढ़ा रही होंगी, वो हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब अगर मैं तीसरे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ और वो तीसरा पर्सन एक से ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगी? दे, वो लोग। वो लोग ब्रेक के बाद 3 घंटों के लिए इस क्लास में पढ़ा रहे होंगे। दे विल हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास फॉर 3 hours आफ्टर ब्रेक। ओके, हमने क्या कर दिया? दे लगा दिया, वो लोग, थर्ड पर्सन प्लूरल। ओके, अब देखिए, टोटल हमने कितने सब्जेक्ट देखे वो हम देखते हैं।